आप थाना में जाइए, आप अगर कुर्ते वाले हैं, माल वाले हैं, आपका FIR होगा, नहीं तो एक छोटा लोग है दर दर के ठोकर खाएगा। और तो और यहाँ पर इतने दलाल हैं कि आपको पैसा के बिना कोई काम ना होगा। संजय जी, पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हैं, आपकी सौंदर्य से वो पुल बना है, लेकिन उसमें जो कचरा भरा हुआ है, शायद हम समझते हैं एक नल का भी पानी इससे ऊपर ही नहीं जाएगा। कि आज़ादी के बाद से श्री बाबू के टाइम से जो हुआ गिरा हुआ है डकमंगला के चौराहा पर, अभी देख सकते हैं लोहा सड़ गया होगा बिथो बांध के लिए, और आज तक जैसे दोनों नदी के कोई भी बांध कर जो सिंचाई का रूप नहीं दिया गया। हमारी सरकार थी तो प्रत्येक साल में मुहाना के सफाई करवाता था। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे है और हम सभी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर जाके लोगों का मन टटोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने वोट किया था तो नेताओं ने जो वादा किया था वो कितना पूरा हुआ। मैं बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक जो हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू को बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो वास्तु विहार हैं, जो कि अपने समय प्रतिबद्धता और क्वालिटी मटेरियल्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो इस समय पे और क्वालिटी पूर्वक करते हैं। यह बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश और नेपाल समेत कई देश के बड़े राज्यों में अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं वो हैं डेली हंट। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बस थोड़ी सी बातें बेलागंज के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 2020 में ये सीट जो थी वो राजद के खाते में, महागठबंधन के खाते में गई थी। लेकिन 2024 में यहाँ की स्थानीय विधायक के सांसद बनने के बाद यहाँ पे हुए उपचुनाव में JDU ने पासा पलटते हुए यहाँ से जीत दर्ज की थी और मौजूदा दौर में मनोरमा देवी यहाँ से विधायक हैं। हम अपने नेताओं के पास जाएंगे, उससे पहले एक परिचय और मैं बता दूं कि आप हमारे बगल में जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम प्रेरणा चौरसिया है और ये हमारी को होस्ट है। इसके साथ ही ये गया की रहने वाली हैं। तो नेताजी अगर कुछ भी गलत बोलते हैं तो ये तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं भाई इन्होंने ये कहा था, ये नहीं हुआ, ये गलत बोल रहे हैं। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं मंच की जिम्मेदारी अपने को होस्ट प्रेरणा को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में लोकतंत्र का पर्व अब 2 महीने में शुरू होने वाला है और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसे कौन से 5 काम जो है वो किए हैं और जो आपकी रणनीति रहने वाली है 2025 के लिए, वो आप सभी को एक एक करके बतानी है कि 2025 में जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो कौन सी आपकी रणनीति रहने वाली है। ऐसे में मौजूदा विधायक जो है मनोरमा देवी, मैं उनके प्रतिनिधि संजय कुमार जी से चाहूँगी कि आप अपनी रणनीतियों के बारे में बताएं, जो आप अपनी रणनीतियों को लेकर के 2025 में जनता के बीच में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं कि आपने बेलागंज में आकर के बेलागंज की जनता के लिए जो बात पूछना चाहते हैं उसकी मैं जानकारी दूंगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पे हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय महेश बाबू, RJD अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण भैया, नूनू बाबू, सौरभ जी एवं तमाम कार्यकर्तागण, सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि बेलागंज की जो 2025 का चुनाव हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग हमेशा तैयारी पे ही रहते हैं। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार को संभाला है तब से हम लोग सदैव तैयार रहते हैं। जब भी चुनाव हो हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। रणनीतियाँ क्या हैं आपकी इस बार की? हमारी रणनीतियाँ हैं कि जो बेलागंज में जो विकास का जो कार्यक्रम है, रोड का जो कार्यक्रम था उसको हम लोग बनवा रहे हैं। और आने वाला जो हमारी रणनीति महिलाओं को उत्थान के लिए हमारी सरकार जो कार्य कर रही है उस पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिलाओं को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
महिलाओं को अभी 10,000 रुपया का जो अनाउंसमेंट किया गया, तो ये सारी जो महिलाओं के प्रति और जनता के लिए, बिजली के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो किसी भी घर में अछूता रह गया है। हम लोग सारे कार्य को कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम अपने बीच जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, और ये हमारी मुख्य सोच है। जी बिल्कुल। सौरभ जी, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो कई बार अपनी ही एनडीए की जो सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हैं, उसकी कार्यशैली पे सवाल खड़े करते हैं। पार्टी, अगर जनता आप लोगों की पार्टी को मौका देती है तो कौन सी रणनीतियां आपकी रहेंगी जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? यहाँ पे उपस्थित सारे मंचासीन और कार्यकर्ता और सारे जनता को मैं हार्दिक रूप से बधाई करता हूँ और प्रभात खबर को भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। बेलागंज विधानसभा की बेलाग प्रखंड की धरती पे हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें सारे बिहार के कोई जात कोई पात नहीं, सिर्फ विकास के होता है। बिहार के लेके जो बाहर में हमेशा बिहार को लेके एक मैसेज छोड़ा जाता है बिहारी, वो सबको हटाने के लिए काम किया जा रहा है और विज़न है कि सारा बिहार के डेवलपमेंट के लेके किया जाए। इसमें कई मुद्दों पर भी सवाल चिराग जी ने उठाए हैं और उसका अमल भी किया जा रहा है। और ऐसे भी तो चिराग जी एनडीए में काफ़ी ही नमक के काम कर ही रहे हैं और आगे करेंगे भी। जी बिल्कुल। कृष्णदेव जी, जिस तरीके से पहले आपके पास रही है यहाँ की सत्ता जो रह चुकी है और उसके बाद अभी जब दोबारा से अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी की जिसे लेकर जनता के बीच में आप लोग उतरेंगे 2025 में? मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में मैं प्रभात खबर को भी धन्यवाद देता हूँ कि जनता की जो भावना है, जनता की जो समस्या है उसको उठाने का एक मंच प्रदान किए हैं, इसके लिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैंने लगभग 34 साल से विधायक का क्षेत्र मेरा रहा है। जिस समय मेरा विधायक बना था उस समय न हमारे के यहाँ कोई कम्युनिकेशन का साधन था, न रोड था, न पुल पुलिया थे। ये 34 साल में विकास का सारी बातें किया, साथ साथ सामाजिक सद्भाव की हमेशा हम लोगों ने ख्याल रखा। विकास की सारी योजनाएं हम लोग ने गिनाए हैं, जैसे मान लिया कि बिजली सब ग्रिड का निर्माण कराया। इस चुनाव में आपकी रणनीतियां क्या रहेंगी? उपलब्धियों पे हम बाद में आएंगे, पहले रणनीतियों के बारे में बात करते हैं। मेरा रणनीति यही है कि आम जनता की समस्याओं को लेकर के हम मुखर रहेंगे और उन पर ही विचार करेंगे। मेरा अगला निवेदन रहेगा नुनू शर्मा जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, अगर आपकी पार्टी को मौका देती है जनता आने वाले सालों के लिए तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? परम माननीय प्रभात खबर के संपादक जी और उनके सदस्यगण, बेला प्रखंड के सभी दल के राजनीतिकगण और बुद्धिजीवी बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभात खबर को ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको तहे दिल से मैं प्रखंड की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। खेद इस बात की है कि हमारे पत्रकार के द्वारा जनप्रतिनिधियों को बुलाता हुआ हारे और जीतल दोनों, और दोनों जो नहीं आए जनता को एक लात मारने की कोशिश किया है। जी नहीं, मैं इसके लिए उनको निमंत्रण गया था, उनके पास समय की अभाव की इस वजह से वो नहीं आए। समय के अभाव के कारण निमंत्रण समय के अभाव के कारण नहीं आए। आप अपनी रणनीतियों के बारे में पहले बताइए कि रणनीतियां क्या रहेंगी आपकी जब आप जनता के बीच में जाएंगे। अब आपने कहा है देश और राज्य के बारे में नहीं, आपने कहा है बेलागंज के चौमुखी विकास के बारे में। अगर हमारी सरकार बनी तो अभी तक जब वर्तमान सरकार में बेलागंज का ऐतिहासिक डाक बंगला है, जो आज तक भारत सरकार के मंत्री भी हैं, बिहार सरकार के विधायक भी हैं, दोनों सरकार में रहते हुए उसको उपेक्षा के नजर से देख रहे हैं। और हमारी सरकार बनी तो मैं 8 दिन के अंदर डाक बंगला को जीर्णोद्धार करूंगा। जो समूचा VIP, समूचे हमारे अतिथि, बेलागंज एक ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक स्थल है। बेलागंज सोमपुर नदी से बानावर को जोड़ा गया है और एक इसका इतिहास है जो भूतत्व विभाग में इसकी किताब भी रखी हुई गई है।
और बेलागंज स्टेशन ही वहाँ बानावर का एक मुख दर्शन केंद्र है। बंधु, हमारी सरकार बनी तो बिट्ठो बांध का मैंने जो उद्धार करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत जो धन्यवाद आज आपका। बहुत दिनों से चल रही है, इस सरकार ने आज तक विधायक चाहे संसद कई विधानसभा में और लोकसभा में इसको आवाज उठाने की कोशिश नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नूनू जी, आपको बोलने का और मौका दिया जाएगा, लेकिन अब दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी उनकी रणनीतियों के बारे में जानना है। महेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी पार्टी को यहाँ की जनता मौका देती है आने वाले 5 सालों के लिए, तो आपकी रणनीतियाँ क्या रहेंगी जिसे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बेलागंज के धरती पर, इस पवित्र भूमि पर प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में आप प्रभात खबर के सभी परिवार भाई बहन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर बैठे हमारे अभिभावक नूनू बाबू, कृष्णदेव जी, छोटे भाई संजय जी, लोजपा के अध्यक्ष जी और सामने बैठे सभी अभिभावक, बेलागंज की बुद्धिजीवी जनता। हमारी सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। हम गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, जो विकास की गाथा लिख रही है। मात्र 6 माह हुए हैं हमको इस विधानसभा में हमारा गठबंधन दल का विधायक बनी और विकास की धारा बह गई है। यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो युवा आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और विकास की गाथा लिखी जाए। यही रणनीति पर हमको काम करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम का पहला भाग हो चुका है। अब दूसरे भाग में मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी प्रशांत जनता से सवाल ले कि 5 सालों में कौन से ऐसे विकास हुए हैं और कौन से ऐसे विकास के कार्य बाकी रह गए हैं जिनके बारे में आपको अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना है। प्रशांत, सवाल लीजिए। हमारा सवाल जदयू से है। जो 5 महीना अभी तक हो गया, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या बेलागंज में मनोरमा देवी जी ने किए हैं? बताइए, उनका सवाल आपसे सीधे है। अभी स्वास्थ्य विभाग के संबंधित हमारा टेंडर के लिए माननीय मनोरमा देवी जी द्वारा लिख दिया गया था और टेंडर की प्रक्रिया में स्वास्थ्य भवन के लिए, यहाँ रिपेयरिंग भवन जो है उसका रिपेयरिंग के लिए उसको रख दिया गया है और बहुत जल्द जो है बेलागंज स्वास्थ्य भवन बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा चीज़, स्वास्थ्य भवन जो अभी 8-9 पंचायत में हमारा भवन जो है स्वीकृत हो चुका है, जिसमें बहुत जल्द काम लगने वाला है। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक सैनिक हूं और हमारे लिए तिरंगा से बढ़ के कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरह से तिरंगा में 3 रंग है, उसी तरह से हमारा यहाँ पर बैठे हुए सभी पार्टियों से 3 सवाल है। और वो 3 सवाल ऐसा है कि जो उस 3 सवाल ही अगर आप सलूशन करवा दिए नेता से या सीएम से, कहीं से भी, तो हम आपका इस सैनिक खुद सैल्यूट करेगा। सबसे पहला सवाल कि 1962 से हमारे बेलागंज में मैं सुन रहा हूं, ऐसे तो हमारा जन्म है 76 का, लेकिन 62 से सुन रहा हूं नेताजी और विधायक जी। तो पहला स्वास्थ्य, आप से हमारा एक सवाल है कि 62 से आज तक ऐसा कौन सा काम आप किए हैं कि जो मैं गर्व से कह सकूं कि हमारा बेलागंज में स्वास्थ्य व्यवस्था इतना अच्छा है कि ना हमें पारस जाने की जरूरत है, ना हमें कहीं और जगह जाने की जरूरत है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर पेशेंट 99% कोई सुविधा नहीं है एज ए सैनिक। सेकंड सवाल है शिक्षा का। आप बाएं साइड में अग्रवाल हाई स्कूल है, चंद्रदेव बाबू के टाइम पर जो स्कूल का व्यवस्था थी, आज देख करके रोना आता है, लेकिन सैनिक हूं तो मैं रोऊंगा नहीं। मैं चाहता हूं काश ऐसा कोई एक जिम्मेदारी हमें दे दे तो मैं साल भर में इसको ठीक कर दूंगा। एक सेकंड, थर्ड सवाल एकदम छोटा रखिए ताकि जवाब आपको उस हिसाब से दिया जा सके। और थर्ड सवाल है हमारा न्याय का। आप थाना में जाइए, आप अगर कुर्ते वाले हैं, माल वाले हैं, आपका एफआईआर होगा, नहीं तो एक छोटा लोग है दर दर के ठोकर खाएगा। और तो और यहाँ पर इतने दलाल हैं कि आपको पैसा के बिना कोई काम ना होगा। धन्यवाद। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले कृष्णदेव जी दे, क्योंकि इससे पहले आपकी जो पार्टी है वो सत्ता में आ रह चुकी। उनका सवाल है कि इतने दिनों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ काम किया गया है। सैनिक जी के
सवालों का जवाब मैं देता हूं कि जहां तक ये प्रश्न उठाया अग्रवाल विद्यालय के में सुधार के संबंध में या उसके पहले जो उसकी स्थिति थी या वहाँ का पढ़ाई का जो सिस्टम था उसमें सुधार का, ये इनका कहना 100% सत्य है कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका। इसके पूर्व इतना स्थिति बदतर नहीं था जितना कि आज है। मतलब 5 महीनों में स्थिति ज़्यादा बदतर हो गई है। बहुत बदतर हो गई। हमको तो लगता है कि हम उसी रास्ते से आते जाते हैं, ताल्लुक खुलता है कि नहीं खुलता है, विद्यालय का कक्षा लगता है कि नहीं लगता है, मैं नहीं बता सकता। स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया था आप लोगों ने? इसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ। कहने का मतलब कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बेलागंज में, कोई रेफरल अस्पताल नहीं है, कोई जिला अस्पताल नहीं है, रेफरल अस्पताल है। जो सुविधा होनी चाहिए सचमुच में उस ढंग की सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे समय में कुछ सुविधा बेहतर थी। अब सुविधा में अति हो गई है, मैंने कमी आ गई है, जिसके चलते इनका दिल में तकलीफ़ है। तीसरा बात था कि इन्होंने कहा कि थाना में बहुत से दलाल हो गए हैं, बहुत से बिना घूस के कोई काम हो नहीं रहा, यह तो थाने तक ही सीमित रह गए। कम से कम अंचल के बारे में कहते तो अभी हमारे यहाँ सबसे भ्रष्ट अंचल अधिकारी कोई है तो बेलागंज का है, जहाँ बिना रिश्वत का बिना दलाली के कोई काम नहीं होता है। इन बात भी सैनिक जी के कहना सत्य है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल। संजय जी, मैं चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब आप दें। इनका कहना है कि 5 महीनों में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो और ज़्यादा चरमरा गई है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था और कानून व्यवस्था भी। जो व्यवस्था इनका पूर्व था उससे बहुत हद तक हमने संभालने का काम किया है, और आज जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत दुरुस्त हुआ है, और एक आने वाला समय जो होगा और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, हम लोग उस पर काफ़ी दबाव और प्रेशर बनाए हुए हैं, और किसी भी सूरत में उसको हर हाल में सुधारने के लिए पर हैं। जी बिल्कुल। महेश शर्मा जी, इस सवाल का जवाब आप अपने नज़रिए से क्या कुछ रखते हैं? पूर्व सैनिक जी का हम सम्मान करते हैं। रह गई बात कि 35 साल से बेलागंज वनवास में था, यहाँ की व्यवस्था सचमुच चरमरा गई थी, विकास के नाम पर कुछ था ही नहीं। इन्होंने अग्रवाल उच्च विद्यालय के बात उठाया। स्वाभाविक रूप से मात्र 5-6 महीने हमारे माननीय विधायक को जीते हुए हैं, और प्रबंध कारिणी समिति का अध्यक्ष होते हैं विधायक, जो इनके ही विधायक थे, राजद के विधायक थे। 5 महीना में भी मुश्किल से 15 दिन पहले अग्रवाल स्कूल का विधायक को चेयरमैन बनाया गया है सरकारी नियमानुसार। चूँकि जब तक विधायक 6 महीने, कोई भी विधायक जनप्रतिनिधि हटते हैं तो 6 महीना तक आप आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते, तो 5 महीना पार लग गया, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए अग्रवाल स्कूल में अब शिक्षक 10 बजे आते हैं और 4 बजे जाते हैं, उनकी हाजिरी बनती है। हमारे अभिभावकों का भी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों का एडमिशन तो कराते हैं, लेकिन बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है, अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ें। अगर शिकायत होगी तो हमारे माननीय विधायक हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। रह गई बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में 35 साल पहले और 35 साल के अंदर सरकार हमारी थी, हमने व्यवस्था दिया, लेकिन स्थानीय विधायक का ध्यान नहीं रहने के कारण व्यवस्था दोषपूर्ण था। अभी एक्सरे खुल गया, अल्ट्रासाउंड खुल गया, जांच की सारी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है। और थाना की बात है तो कोई व्यक्ति आकर के बताए कि मैं गया हूँ, FIR नहीं हुआ है। अब थाना में जाने के बाद थानेदार को औकाते हैं, क्योंकि CCTV लगा रहता है, वहाँ एंट्री होता है, कौन व्यक्ति आए, किस काम से आए, वो लिखा जाता है, और उसका सीधा सीधा संवाद DGP तक जाता है। इसलिए कहना कि FIR नहीं होता है, कोई बताए तो कि FIR नहीं हुआ है, एक आध उदाहरण तो दे। बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। क्या नाम हो आपका? राहुल कुमार रोशन। क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल भी शिक्षा से संबंधित ही है। अभी यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध चाकंद के आसपास से है। सर भी शायद चाकंद हाई स्कूल से रिटायर हुए हैं, और लोजपा के जो हैं उनके गांव के भी सारे बच्चे चाकंद हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अभी वहाँ का जो बिल्डिंग है, जो पुराना वाला जो है,
वो इतनी जर्जर हालत में है कि जैसे अभी हम देखें कि राजस्थान में छत गिर गया और बच्चों की डेथ हो गई, तो मुझे लगता है कि जब तक शायद चाकंद स्कूल का बिल्डिंग गिर नहीं जाएगा और कुछ बच्चे मतलब भगवान ना करे, लेकिन जब तक मुझे लगता है ऐसा हो नहीं जाएगा तब तक शायद वहाँ पे नया बिल्डिंग बनेगा नहीं। अब पता नहीं आप लोगों में से कोई घूमे कि नहीं, लेकिन एक बार वहाँ पे घूम के देख लीजिए, बिल्डिंग और शौचालय वगैरह की हालत इतनी ख़राब है। अभी महिला शिक्षकों की संख्या वहाँ 20 के लगभग है और वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। जी ठीक है, सीधा सवाल उन्होंने आपसे किया है कि जिस तरीके से विद्यालय की हालत जर्जर है, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि क्या जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक ध्यान नहीं जाएगा या उसकी मरम्मत जो है वो कब करवाई जाएगी? सौरभ जी बताइए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पिछला 5 महीना में सारा घूम घूम के देखा जा रहा है कि शिक्षा के लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माननीय विधायक जी हैं, और इस चीज़ का तो कोई शिकायत भी नहीं आया है कि चाकंद हाई स्कूल का बिल्डिंग का लेके ये जर्जर स्थिति है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ मैटर संज्ञान में नहीं दिया जाता है तो जनरली कैसे जानकारी होगी, चाहे मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम या किसी के भी माध्यम से, माननीय विधायक जी के पास में या कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से या बीडीओ साहब हो गए या जिला का पदाधिकारी के द्वारा जब तक लिखित रूप में या की सूचना नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे जानकारी होगी। मैं सम्मान करता हूं उनका, और इस चीज़ पर जब बोले हैं तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और जल्द से जल्द उसको सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। कृष्णदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने स्कूल के भवन की बात की है। लगातार काफ़ी समय तक सत्ता में आपकी पार्टी रही, तो स्कूल के जो भवन का निर्माण है या उसकी मरम्मत का जो कार्य है वो आपके समय में कितना करवाया गया? हमारे समय में नया विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। हाँ, नया भवन का निर्माण हुआ, पुराने भवन का हम लोग अवलोकन नहीं किए थे, इसलिए मरम्मत का कार्य नहीं हो सका। मरम्मत का कार्य नहीं हो सका। नहीं। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चाकंद हाई स्कूल की बात उन्होंने उठाया। निश्चित रूप से विद्यालय हमारा रीढ़ है शिक्षा का, और उसका भवन जर्जर हो तो हादसा हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि 35 साल से बेलागंज वनवास में था, अब वनवास से बाहर आया है, आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के बाद विकास की गाथा लिखी जाएगी। चाकंद उच्च विद्यालय के बात है, जहाँ भवन जीर्ण शीर्ण होने की बात है, वो भवन का निर्माण के लिए लगभग 2,36,00,000 का प्राकलन बन के जिला शिक्षा पदाधिकारी माध्यम बिहार सरकार को भेजा गया है। और हम समझते हैं कि अगर आचार संहिता लगने से पहले टेंडर हो गया तो भवन में काम लग जाएगा, नहीं तो निश्चित रूप से चाकंद उच्च विद्यालय के भवन का भी जीर्णोद्धार इस 5 महीने की सरकार में होगा, जो आने वालों का इतिहास लिखा जाएगा। जी बिल्कुल। संजय जी, आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक जो हैं वो आपकी पार्टी से हैं और उनका जो पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए वो क्षेत्र में होना चाहिए, तो क्या वो जो बात कह रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है, जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक ध्यान नहीं जाएगा, या कब उस बिल्डिंग पे की तरफ जो है वो आप लोगों का ध्यान जाएगा? अभी हमारे बीच जो महेश भैया है वो आपको बताया कि भाई बिल्डिंग का टेंडर हो गया है, टेंडर में चला गया है। अगर आचार संहिता से पूर्व अगर उसकी स्वीकृति मिल गई तो उससे पहले भवन बन जाएगी। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। मेरा शिक्षा को लेके ही है, अग्रवाल स्कूल का। मैं अग्रवाल स्कूल का पूर्ववर्ती, जितने लोग आज शिक्षा की बातें कर रहे हैं, मैं इस अग्रवाल स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र का अध्यक्ष हूँ। और ये मुद्दा इतना हाईलाइट क्यों हुआ है मैं बता दूंगा। बहुत अच्छी बात है कि 4 दीवारियों की बात हो रही है, बिल्डिंग मजबूती की बात हो रही है। शिक्षा मजबूती दीवारों की, स्कूल की मजबूती से नहीं आती। शिक्षा जब भी आती है तो वहाँ के संस्कार से आती है, और संस्कार वहाँ की इन्वायरमेंट से आता है। जिस स्कूल का बाउंड्री पिछले कई वर्षों से टूटा पड़ा है, जहाँ पे इनक्रोचमेंट इतना बड़ा है, गाय भैंस बंध रहे हो, वहाँ पे अगर ये चीज़ किया जाए, चाहे मेरा सवाल आरजेडी से भी है और जो करंट में जो पक्ष वाले हैं उनसे भी है, सबका रहा है, लेकिन मैंने शिक्षा को एक ही लेवल में गिरते देखा है कि वहाँ पे जो माहौल को खराब किया जा रहा है, उन पे आपको क्या करना है, उसको कैसे। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात हो रही है कि सिर्फ बिल्डिंग को सही कर देना या बाउंड्री कर देना नहीं होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो चारों तरफ की व्यवस्था है वो भी सही होना चाहिए। उनका साफ तौर से कहना है कि वहाँ पे गाय और भैंस बांधे जा रहे हैं। महेश जी, क्या कहेंगे इस पे? निश्चित रूप से उनका सवाल जनहित में है, विद्यार्थी हित में है और बेलागंज के हित में है। उन्होंने आवाज़ उठाया कि बाउंड्री का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है,
तो आपको बता देना चाहता हूं कि बाउंड्री का निर्माण थोड़ा सा पूर्ण है, इसमें कहीं न कहीं हम ग्रामीण लोग दोषी हैं। जो गाय भैंस बांधते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वहाँ कोई लाठी लेकर के मास्टर और हेडमास्टर नहीं बैठा है जो उनको खदेड़ देगा। उसमें हम सभी यहाँ ग्रामवासियों का यह दायित्व बनता है कि विद्यालय प्रशासन से मिल करके लोगों से आग्रह करें कि आप अपना विद्यालय परिसर में जानवर बांधना बंद करें, और जो चौतरफा बाउंड्री हो रहा है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा अवरोधक किया गया है, उनसे आग्रह करके कि आप अवरोध करना बंद कर दें। शैक्षणिक स्थिति में अगर सुधार के लिए कोई आवश्यकता है, अगर शिक्षकों के संस्कार में कोई आवश्यकता है, तो उसमें हम लोगों सबको मिलजुल करके, चूंकि यह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सब काम को नहीं कर सकते, हमारी अभिभावक का जिम्मेवारी है, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, हम सबों की जिम्मेवारी है कि शैक्षणिक व्यवस्था में सरकार व्यवस्था देती है, सरकार वेतन देती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग करने का काम हम लोगों को भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। नूनू जी, मैं चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब आप भी दें। उन्होंने कहा है कि स्कूल का सिर्फ भवन बना देना, बाउंड्री बना देना काफ़ी नहीं है, स्कूल परिसर का जो माहौल है वो भी सही होना चाहिए। यहाँ के परिसर में जो है वो गाय और भैंस बांधे रहते हैं। ये बहुत दुखद बात है कि गाय और भैंस विद्यालय और बकरी बनाए, यह बहुत दुखद की बात है। बाकी यह इससे हमारे महेश बाबू ने कहा, इससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार आपकी है, पदाधिकारी आपके हैं, शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, डीओ सही पदाधिकारी हैं, वह पदाधिकारी निरीक्षण करें और देखें कि गाय बैल भैंस लाया करें, उन पर सरकार के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे विधायक जी भी क्षेत्र में ही घूमते हैं, न कि वह बाहर घूमते हैं, उनको भी संसद के कुछ है दिक्कत, बाकी क्षेत्रीय विधायक का दिक्कत नहीं। इसलिए सरकार की जिम्मेवारिता है कि अगर ऐसे कहें तो पदाधिकारी पर अंकुश ला के बैल भैंस 2 घंटा के अंदर बंद हो जाएगा, और जनता से और यहाँ के लोकल पब्लिक से नहीं हो सकता है, प्रशासन की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। संजय जी, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक का ये काम है कि वो हर जगह का निरीक्षण करे कि कहाँ किस तरीके से व्यवस्था चल रही है। हमारे माननीय विधायिका द्वारा हमेशा क्षेत्र के बारे में सोचती रहती हैं और जितने भी क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल हो रही हैं और क्षेत्र के बारे में हमेशा तत्पर रहती। आज उनकी सोच और भ्रमण का ही देन है कि बेलागंज में 8 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, 100 कईयन रोड का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण अगर उनके द्वारा भ्रमण नहीं किया जाता तो ये सब सारे कार्य अभी तक नहीं करवाने के लिए किया जाता। इसलिए हमारे माननीय विधायिका हर चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं, हर कार्यकर्ताओं को सुख दुख के लिए तत्पर रहती है। रही बात कि नूनू बाबू का जो कहना है कि प्रशासनिक स्तर पे उसको खाली करवाया जाए, तो ये हम जनप्रतिनिधियों का भी फर्ज बनता है, ग्रामीण जनता का भी फर्ज बनता है कि जब उसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच चल करके बात रखें और उस चीज़ को खाली करवाने में उनका सहयोग करें। ये नहीं कि सिर्फ प्रशासन अपने से जाकर के काम करेगा, ये संभव नहीं है। जी बिल्कुल। मैंने एक आग्रह किया था कि शिक्षा समिति का गठन मात्र 1 महीना के अंदर, कुछ विद्यालयों में भी हुआ भी नहीं है, जो नियमानुसार होना है। तो जब तक शिक्षा समिति का गठन पूर्ण नहीं हो जाता है, विधायक कोई ज़्यादा हस्तक्षेप शैक्षणिक व्यवस्था में नहीं कर सकते। रह गई बात कि वहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए और अवस्था हटाने के लिए, तो माननीय जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के सुनवाई में आदेश आ चुका है। बहुत जल्दी वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित करके प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद उजैर। सवाल क्या है आपका? किससे? सवाल ये है कि बगल में ओवर ब्रिज है, सारे पार्टियों से हमको अनुरोध है कि लग भीड़ करके उसको ओवर ब्रिज कराया जाए सर। मतलब ओवर ब्रिज अंदर निर्माण? हाँ, ये ओवर ब्रिज होना चाहिए, बाजार के सटे है हाईवे, इसलिए इसको सारे पार्टी मिल करके ऊपर तक बात पहुँचा। जी बिल्कुल। इसका जवाब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले महेश जी आप ही दें। आपने जनहित में विषय को उठाया है। पटना के हाईवे रोड जो बना है निमचक के पास या जहां भी ओवर ब्रिज की जरूरत है, निश्चित रूप से रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे परिवार की जान माल की हानि हुई है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के वर्तमान सांसद जीतन राम मांझी जी ने भारत सरकार को पत्र लिख करके माननीय नितिन गडकरी को आग्रह किया है कि सर्वप्रथम बेलाडी मोड़ के सामने
ओवरब्रिज का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है, विचाराधीन है। हम समझते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले इसकी घोषणा हो जाएगी कि बेलाडी के अंदर बाईपास का निर्माण होगा, अंडरपास का निर्माण होगा। जी बिल्कुल। कृष्णदेव जी, इस सवाल को जो है वो आप अपने नज़रिए में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो आज से नहीं, वो कई समय से जो है वो परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है वहाँ पे। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक वर्तमान में सांसद जहानाबाद, उन्होंने भी नितिन गडकरी जी को लिखा है और उसका अथी आ गया है कि हम संबंधित पदाधिकारी को भेज चुके हैं। अंडरपास बनना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। हाँ, कार्य शुरू हो चुका। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल। सबसे पहले मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मंचासीन हमारे सभी नेतागण, बुजुर्ग, गार्जियन, हमारे नूनू बाबू, महेश बाबू, संजय जी, कृष्णा जी सभी बैठे हुए हैं और तमाम बेला क्षेत्र के मतदाता जो हमारे गार्जियन हैं, नौजुवक है जो इस स्थान पर सर सवाल हैं, मीडिया वाले हैं, आप सीधे सवाल पे आइए। करता हूँ। सीधा सवाल है कि बहुत सारे पोस्टर आपके लगाए हुए हैं, शायद उनमें से एक भी कोई इस स्थान पर नहीं पहुँचे, सिर्फ अपना नाम पोस्टर दिखाने के लिए छपा दिए। और न इसके पहले एक कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपा जाता है, देहाती का बात वही हम देख रहे हैं। हम किसान, ये बेलागंज जो है या पूरा भारत कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी कृषि है। बिथो बांध तक आज तक क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने जो हमारी मनोरमा देवी विधायिका जो कुछ दिन से है, क्या संजय जी बता सकेंगे कि ये कोई इसका प्रस्ताव या का लेटर इसके बारे में, बिथो बांध के बारे में आपने किया? और यदि नहीं तो दूसरा उसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि कंडी बिथो बांध का कुछ पैनों का उड़ाही हुआ, लेकिन उस पैन में पानी आज तक नहीं आया। संजय जी, पोस्ट ऑफिस आप देख रहे हैं, आपकी सौंदर्य से वो पुल बना है, लेकिन उसमें जो कचरा भरा हुआ है, शायद हम समझते हैं एक नल का भी पानी इससे ऊपर ही नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। और उसकी सारी पैसा निकल गई और उससे छतियाना और रामपुर जाना था। क्या उसका कोई इंक्वायरी होगा या नहीं होगा, या वो पैसा कुछ बचता है कि सब हजम हो गया? जी बिल्कुल। पहला सवाल इसका जवाब दीजिए, और मेरे पास 5-6 सवाल हैं, वो हम बाद में। जी बिल्कुल, एक एक करके आपके पास आएंगे। संजय जी, सबसे पहले इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो पैन और पुल का पैन का जो निर्माण हुआ है वो राजद शासनकाल में हुआ है, और उन्हीं के माननीय विधायक जी के पुत्र द्वारा वो पैन को नाला में कन्वर्ट कर दिया गया है और उनके द्वारा बनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ तो बेहतर हमसे होगा कि आरजेडी के शासनकाल में वो पैन का निर्माण किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों सी कार्रवाई की? हमने गलती की, ठीक है, हमारा विधायक था, गलती किया, लेकिन आपके लिए सुधार उसमें करने का कौन सा उपाय आपने किया, हमें जानना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठिए, जवाब दे रहे हैं, बताइए। उसके लिए अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग अभी वहाँ पे उसकी जांच करवाने के लिए उसको हम लोग लिखवाएंगे और जांच करवा करके उस पर कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे जी। और विशेष हमारे दिलीप भैया हैं, वो भी कुछ बताएंगे इसके बारे में। दिलीप जी बीजेपी से हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी। जो मंचा सीन है, जवाब सिर्फ उन्हें ही देना है, क्योंकि आपको प्रतिनिधि के तौर पर बैठाया गया है। मैं चाहूंगी उसमें एक जानकारी हम दे दें आपको। जी महेश जी, बिथो बियर बांध के लिए प्राक्कलन समिति में मामला असेंबली में माननीय विधायिका ने क्वेश्चन उठाया है, और बिथो बियर बांध बनने के लिए चूंकि यह भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों का मामला है, नदी जो है भारत सरकार के अधीन भी आती है, इसलिए बिहार सरकार ने माननीय असेंबली क्वेश्चन करने के कारण उसको प्रवर समिति को भेज दिया, और प्रवर समिति ने जिला पदाधिकारी महोदय से उसका प्रस्ताव मांगा है और डीपीआर बनने के लिए भी चला गया है। हम समझते हैं अगला सत्र जब माननीय विधायक आएगा तो बिथो बियर बांध और इस पैन का भी जीर्णोद्धार निश्चित रूप से होगा। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर कुमार मेरा नाम हुआ। सवाल क्या है, किससे?
अभी जीता जागता उदाहरण है। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, ये पीएचडी ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर आपका कार्यक्रम हो रहा है। अभी चंद कदम पर जाइएगा तो डिवाइडर के पास इसका बोर्ड भी लगा, करोड़ों रुपए का ये योजना है। पिछले 1 साल से अधर में है। आधा निर्माण हुआ है, आधा निर्माण नहीं हुआ है। और पूरा पब्लिक रोड किनारे जितने भी आबादी है, सबका पानी इसी में आ रहा है। इसका निकास कहाँ है? इसका निकास या पैसा कहाँ है? कहीं इसका कोई गतागम नहीं है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। कम से कम 20 बार यहाँ के जो अधीक्षण अभियंता है पथ निर्माण विभाग के, उनसे आग्रह किया गया है, बावजूद इसके अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले सौरभ जी आप दें कि किस तरीके से जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कार्य निर्माण जो है वो आधे में हुआ है, आधे में नहीं हुआ है, तो ये पूर्ण कब तक हो पाएगा? इस सवाल का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती पदाधिकारी के साथ साथ बेलागंज के कुछ जनताओं के भी है। जब वो रोड खाली करने के लिए या नाला बनाने के लिए जब कहा जाता है, तो सारे व्यक्ति कुछ अपने लालच के कारण जो है से बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सारा पदाधिकारी जो भी टेंडर वाला या ठेकेदार होते हैं वो अनाप शनाप काम करके यहाँ से निकलना चाहते हैं, जिसके कारण ही आज आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, नूनू जी मैं चाहूँगी कि सवाल का जवाब आप दीजिए। उन्होंने कार्यशैली पे जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि आधा अधूरा कार्य हो रहा है और आधे में उसे बंद कर दिया जा रहा है। हमारे भाई जी ने कहा कि आधा अधूरा पब्लिक जनता की ओर से रुक गया है, बहुत दुखद की बात। पराक्रम बनने के पूर्व, पराक्रम बनने में पहले ही देखा गया है कि कौन जमीन क्लियर है कि नहीं, उस प्रकार से पराक्रम बन गया है। यह अगर एक आदमी रोड लगाता है कि हम नहीं बनने देंगे, तो प्रशासन क्या चूड़ी पहने हुए, और चूड़ी प्रशासन को द्वारा नाला को बनवाना चाहिए। आपका न बनने का नियत खराब है, इसलिए आपने नाला नहीं बना रहे जी। नाला तक बन जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, कृष्णदेव जी मैं चाहूँगी कि आप भी इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि जिस तरीके से कार्यशैली पे सवाल उठ रही है, तो इससे पहले सत्ता में आपकी पार्टी थी जी, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी ये सवाल हो रहा है। हाँ, तो बात ये जो हमारे नूनू बाबू ने कहा कि ये प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है कि इसका प्रकलन तो पहले बना, समूचे सिस्टम को देख करके बना, तो फिर अधूरा काम का क्यों रुका हुआ है? इसको बनना चाहिए। वर्तमान सरकार को चाहिए कि आग्रह के साथ हम जानकारी देना चाहिए। आपको मौका देंगे, पहले उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आपको पूरा मौका देंगे बोलने का। हम कह रहे हैं कि इसको प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अब नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? अब विशेष महेश बाबू बतावेंगे। महेश जी, अब आप जानकारी देना हम चाहेंगे कि जिस अभिकर्ता को यह टेंडर दिया गया था, बीच कालखंड में तेजस्वी जो समय उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण विभाग उन्हीं के जिम्मे में था, उसी समय यह रोड का टेंडर हुआ था। और उसी समय यह टेंडर होने के बाद काम लगा, और अभिकर्ता द्वारा हमेशा टाल मटोल करते हुए, आपको जानकारी अगर गूगल वेबसाइट जानना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, यह ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, और उनसे रिकवरी भी 17% राशि बिहार सरकार ने कर लिया है। दूसरे अभिकर्ता को यह टेंडर हम समझते हैं मिलेगा, हालांकि वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, इसलिए मामला पेंडिंग है। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। खड़ो जाइए। अनिल कुमार नाम हुआ। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो मेरा फल्गु नदी पूर्व में है 4 किलोमीटर पूर्व, और पश्चिम में है 1 किलोमीटर जमुनी नदी, लेकिन फिर भी हमारी उम्र हो गया 55 बरस। हमारे बाबा दादा जिस समय थे उस समय पैन से पानी आके पटवन होता था खेत में। हमारा ऐसा स्थिति हो है कि आज़ादी के बाद से श्री बाबू के टाइम से जो हुआ गिरा हुआ है डकमंगला के चौराहा पर, अभी देख सकते हैं लोहा सड़ गया होगा बिथो बांध के लिए, और आज तक जैसे दोनों नदी के कोई भी बांध कर जो सिंचाई का रूप नहीं दिया गया। तीसरी बात कि जो भी पानी जो था वो सब खेत वाले जहाँ जहाँ किसान है सब जोत जात के क्लियर कर दिया। तो हरित क्रांति और किसान का जो है जो रूपरेखा तैयार हुआ जा रहा है कि हर खेत में पानी कैसे पानी पहुँचाएगी सरकार। जनता के बीच में अगर जाए, देखा जाए, कुछ सर्वे किया जाए कि आखिर पानी का नक्शा है कि नहीं है, वो भी समाप्त होल है। जी बिल्कुल। आहरा की बात है, आहरा की बात भी जाके देखा जाए तो वहाँ जो है जल जीवन हरियाली कहाँ पर हो सकता है, जब यहाँ पानी नहीं पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही। इसके कारण क्या है?
हम जो नरेगा से जो भी पेड़ लगाया गया उसको देखा जाए सर्वेक्षण करके। ठीक है, आपका सवाल जो है वो हम समझ गए, आपके सवाल का सीधा जवाब मिलेगा। संजय जी, सीधा सवाल जो है वो आपसे हो रहा है कि किसानों के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए, पानी के लिए क्या कुछ जो है इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ उनकी सहूलियत के लिए अभी क्षेत्र में काम किया जा रहा है? जबरा पेन के पास रहा है ना, आपके पास भी आ रहे हैं, नूनू जी आपके पास भी आ रहे हैं, पहले संजय जी को जवाब दे लीजिए। हमारे माननीय विधायक जी के पहल से बेलागंज की मैक्सिमम पाइन में काम लग चुका है और खुदाई हो रहा है। अभी बहुत सारा कार्य जो है चालू हुआ था और बहुत सारे कार्य पे काम हुआ है पाइन पे। अब उसमें तो समय लगेगा, ऐसी बात नहीं कि 5 महीना में जो 35 साल का जो समस्या था वो 5 महीना में हम समाप्त कर देंगे। हर जगह पे मेरा काम लगा हुआ है और काम होगा। आने वाला समय जब होगा, बरसात का समय है, इसके चलते बहुत सारा काम अभी रोक दिया गया, पाइन का काम नहीं हो पाया बरसात में। जी बिल्कुल। महेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जानकारी देना चाहते हैं कि 100 बरस का कोढ़ 3 दिन में दूर नहीं होता है। पहले यहाँ के सरकार किसी अन्य के पास था, हमारे पास था नहीं। 5 महीने से विधायक, फिर भी बेलागंज के 13 पाइन और 12 आहार को स्वीकृति मिली है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि 15 जून के बाद और 15 अक्टूबर तक कच्चा वर्ग पर काम प्रतिबंधित रहता है। यह भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। जैसे ही प्रतिबंध हटेगा कच्चा वर्ग चालू होने का, सभी आहार पाइनों का जीर्णोद्धार बेलागंज के धरती पर होगा। वह दिन दूर नहीं कि नवनिर्वाचित माननीय विधायिका मनोरमा देवी के द्वारा उन सभी आहार पाइनों का उद्घाटन होगा। जी बिल्कुल। नूनू जी, इस सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे किसानों की सहूलियत की हो रही है? मैडम, यह फल्गु नदी से निकली हुई पाइन, जमुने पाइन निकली हुई हमारी सरकार थी तो प्रत्येक साल मैं मुहाना के सभा करवाता था और प्रत्येक साल बांध बनवा के सिंचाई दे देती। जब से इनकी सरकार आई है पाइन की ओर ताकी तक नहीं, या झूठी आश्वासन दे रहे हैं। हम प्रत्येक साल यहाँ की जनता कहे कि उनकी बांध के लिए पैसा हम दिवाए हैं कि नहीं, हमने पाइन सफाई करवाए हैं कि नहीं, और सिंचाई के लिए यह देश किसान प्रधान देश है। हम किसान के लिए चिंतित रहते थे, बाकी किसान के लिए चिंतित नहीं है। यह ठेकेदारों पट्टेदारों के लिए चिंतित है, किसान की कोई भलाई नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योतिष कुमार सुमन। किससे आपका? मेरा सवाल राजद के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से भी है और तत्काल विधायिका मनोरमा देवी से भी है, जो कि डाक बंगला में हाई मार्क्स लगा हुआ था, जो राजद विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जी लगाए थे। वो भी कुछ दिन जलने के बाद बुझ गया और लगभग 4 से 5 साल तक अंधेरा में रहा। उसके बाद जब मनोरमा देवी बनी विधायिका तो लाइट को जलाई, लेकिन फिर भी वो भी लाइट बुझ गया है और वो अंधेरा में लटका हुआ है। और मैं यही प्रयास करूँगा, यह मांग करूँगा कि हमारे जो आने वाला दशहरा का समय है, काफ़ी महिला यहाँ प्राणपुर मोड़ से ठीक है। आपका सवाल जो है वो मैं पूरी तरीके से समझ गई हूँ। कृष्णदेव जी, उन्होंने आपके कार्यकाल पे भी जो है वो पूरे तरीके से सवाल खड़े किए हैं कि आपके पार्टी के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो भी कुछ दिनों के बाद जो है वो फ्यूज़ हो गई और अंधेरे में जो है वो बेलागंज को रहना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? हमारे शासनकाल में विधायक मत से बना था, लाइट भी लगा था स्टेशन से लेकर के काली स्थान होते हुए हम बाजार के लास्ट तक, यानी कचनपुर तक भी है, हमारे नहीं गए थे तो लगा था। मशीनरी चीज़ है, 2-4 साल तो बढ़िया से काम किया, लेकिन बाद में अगर नहीं कर रहा है तो अब तो हम उसको देखभाल कर नहीं सकते हैं। लेकिन रह गई मास्क लाइट, तो जिस समय हमारे विधायक ने लगाया था उस समय तो 2-4 साल बहुत बढ़िया से कार्य किया। अब इन्हें बिगड़ने वाला चीज़ है तो अब जो वर्तमान में है वो देखभाल करें। जी बिल्कुल। संजय जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी बात उठी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी क्या कुछ जो है वो कार्य अभी वर्तमान में किए जा रहे हैं क्षेत्र में? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो सरकार के द्वारा सारा व्यवस्था दे दिया गया है। 112 प्रशासन स्तर से अगर बेलागंज की बात अगर करें तो 112 24 आवर हमारा रेडी रहता है। जब भी कॉल जाता है 112 वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है।
और किस स्थिति में कहते हैं कि किस आधार पे महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो जान ले तब ने। चौक चौराहों की बात हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जगह लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है। अभी हाई मास्क लाइट जो था हमारा डाक बंगला पे, वो बहुत दिनों से बंद था। जब माननीय मनोरमा देवी विधायक बने और उसके तुरंत बाद ही उस लाइट को हम लोग चालू करवा दिए, और हाई मास्क लाइट अभी चल रहा है जी बिल्कुल। और रोड पे भी लाइट देने का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशांत, अगला सवाल। बिल्कुल, अगला सवाल। क्या नाम है आपका? टोनी गुप्ता। सवाल क्या आपका? मेरा सवाल आरजेडी और जदयू दोनों से है। जब पूर्व विधायक थे वो भी बोले थे कि बेलागंज में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, और जो अभी वर्तमान में है वो भी जितने के पहले हम लोग से वादा किए थे कि बेलागंज में पुस्तकालय की व्यवस्था की। अभी तक उनकी क्या हुआ है या नहीं हुआ, जानकारी दें हमें। कृष्णदेव जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूँगी क्योंकि शिक्षा की बात आप सभी ने की, लेकिन उनका कहना है कि आपके समय में भी जो है वो पुस्तकालय निर्माण को लेकर के वादे किए गए थे, बातें की गई थी, लेकिन निर्माण जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। चूँकि बेलागंज मार्केट एरिया है, बाजार का क्षेत्र है, जगह उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके चलते देना भी चाहते थे तो नहीं हो सका। संजय जी, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी जो विधायिका है उनके द्वारा भी यही बातें कही गई थी चुनाव से पहले, लेकिन निर्माण का अभी तक नामो निशान नहीं दिख रहा है। कार्य प्रोसेस पे है और जल्द ही पुस्तकालय का काम संपन्न करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, अगला सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार उर्फ राखी वर्मा है। हमारा जो सवाल है यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक दोनों से है, क्योंकि 35 साल वो भी राज किए और अभी वर्तमान में ये भी हैं। बेलागंज, जब हम लोग बेलागंज वासी या बेलागंज इधर गया से इधर जितने भी लोग जब गया से हम लोग क्रॉस करते हैं, तो संजय जी पंचायती अखाड़ा में एक बोरा चावल हम लेके भी आते हैं तो हमको 20 रुपया रंगदारी देना पड़ता है। सुशासन की राज है, ये कैसे बंद होगा? रंगदारी दिया, बाजार समिति नहीं है, ये रंगदारी होता है और इसमें पूरा बेलागंज हम इसका भुक्तभोगी हैं, सभी लोग को देना पड़ता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको माई बहन भी कर देता है, मारे पर भी तैयार हो जाता है। इस समस्या का कैसे निदान होगा? और इसके लिए हम माननीय विधायक और माननीय यहाँ का दोनों विधायक सांसद से आग्रह करेंगे कि तत्काल यूएसपी को कहें जी, और इस गुंडागर्दी को बंद करवावें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल, बेलहाड़ी मोड़ पर जो है बेला स्थानीय प्रशासन के द्वारा गाड़ी लगाया जाता है, बहुत से महिलाएं आती है, पुरुष तो किधरों जाके शौच करते हैं। शौच की बहुत दिक्कत है बेलहाड़ी मोड़ पर। आप स्थानीय विधायक से कहिए कि चुनाव से पहले बेलहाड़ी मोड़ पर एक शौचालय का व्यवस्था किया जाए, जिसमें हमारी मां बहने का मान सम्मान बचने का। जी बिल्कुल। इस सवाल का जवाब जो है मैं सबसे पहले चाहूँगी कि कृष्णदेव जी आप दें, क्योंकि आपने कहा कि काम जो है वो पूरा हमारे तरफ से किया गया। उन्होंने 35 साल के कार्यकाल पे भी सवाल उठाए हैं कि उस समय भी जो है वो रंगदारी पूरे तरीके से वसूली जा रही थी, और महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है वो एक तरह से महिलाओं के लिए वॉशरूम बनवाना भी एक सुरक्षा का ही काम है, वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? जब हमारा सरकार थी तो हमने एक शौचालय डाक बंगला के निकट बनवाया, उसके बाद से भी यहाँ बेलागंज में कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ। मेरी सरकार चली गई, उसके बाद से जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसमें मात्र विधायक मेरा था, काम नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर चूँकि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप जाकर के देख लीजिएगा, जगह का घोर अभाव है। कुछ लोग पचमुखी हनुमान के रख करके और ये कर रहे हैं, तो आखिर शौचालय बने तो कहाँ बने? सिर्फ जगह का अभाव कह देना, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा। सुरक्षा तो एकदम अनिवार्य बात है कि बनना चाहिए। हमने एक शौचालय बनवाया था डाक बंगला के निकट, एक शौचालय हमने 1992-93 में भी बनवा दिया था। उसके बाद उसके रख रखाव की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की ही थी। रख रखाव आज भी चल रहा है, आज भी वहाँ पर मैंने शौच का व्यवस्था है। लेकिन नया जो बात हो रहा है बेलहाड़ी मोड़ पर, तो अब तो सरकार इन्हीं दिनों की है,
जो प्रश्नकर्ता है से और जवाब देने वाले महेश बाबू अपना बात बोले। जी बिल्कुल। संजय जी, इस बारे में आप क्या जवाब दीजिएगा? अभी हमारे माननीय विधायिका जी द्वारा डीलक्स शौचालय का टेंडर के लिए करवा दिया गया है और उसका जमीन आवंटित भी कर दिया गया है। डाक बंगला के पास मछली मार्केट जो है उस जगह पे डीलक्स शौचालय का निर्माण बहुत जल्द करवा लिया जाएगा। उनका कहना है कि काम धरातल पर कब तक उन्हें नजर आएगा? तो जो समय हम लोग को दिया गया है उस समय के अंदर वो तो सारे चीज लोग देख रहे हैं कि धरातल पर क्या हो रहा है। धरातल पे तो सारा काम दिख ही रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो उनका चश्मा में कोई कमी होगी। जी बिल्कुल। नूनू जी, समतलीकरण हो गया है शिव मंदिर के पास। अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा जमीन का समतलीकरण हो गया है। 5 महीना का समय, कोई भी प्राकलन बनने में 1 महीना 32 दिन 2 महीने लगभग लगते हैं। सरकार के द्वारा प्रवर समिति में जाती है, प्राकलन समिति में जाती है, कैबिनेट से स्वीकृति होती है, उसके बाद उसकी स्वीकृति फिर जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट आता है, जमीन का एनओसी होता है। तो हो गया है शौचालय का, माननीय विधायक ने उसको भेज दिया है अपनी निधि से उसको करवाने के लिए। जमीन का समतलीकरण भी हो गया है, बहुत जल्द डीलक्स शौचालय बन जाएगा। जी बिल्कुल। नूनू जी, आप इस सवाल पे क्या कहना चाह रहे हैं? उठाया था, ये लोग विषांतर हो गए हैं। राखी वर्मा जी के प्रश्न है कि बेलहारी रोड मोड़, और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा जमीन नहीं है। जमीन बहुत ज़्यादा जमीन है, पोखर है, और पोखर के किनारे 50 गज की दूरी पर पश्चिम पोखर है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक एक बार नहीं अनेकों रोड से गए हैं, रोड पर भर से ना पानी भी, पानी का निगार भी नहीं विधायक जी से हो रहा है, और यहाँ के सत्ताधारी कार्यकर्ताओं से भी निर्माण नहीं हो रहा है। और वहीं पर पोखर है, वहीं पर पोखर में शौचालय बन जाए तो सारी मामला समाधान होगा। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरविंद पांडे है। आ रहे आपके पास भी आ रहे। कृषि उत्पादन से भी जो भी संबंधित चीज पर अगर टैक्स लिया जाता है तो उसका आप रसीद मांगे, उन पर FIR दर्ज होगा, यह नियम है। कृषि उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं लेने का प्रावधान है। महेश जी, अगला सवाल लेने दीजिए, फिर आपको बोलने का हम पूरा मौका देंगे। मेरा नाम अरविंद पांडे है, मेरा घर नेवरी है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जमुना पांडे है। बहुत दुख की बात है कि आज बिहार सरकार सर्वे करा रही है और न्यूज़ में सुने थे कि घर घर पर्ची बटेगा, घर घर पर्ची बटेगा, लेकिन आज घर घर पर्ची नहीं। जो पहले सरकार कराया, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, जो कराया वो वह एक जगह जो है गांव में बैठ गया और बस हो गया सर्वे। आज वही हुआ है सर कि घर घर नहीं बटा, एक जगह जो है बैठ गए और मिल गया, जिसको नहीं मिला वो खोजते रहिए कर्मचारी के। आज मैंने सीमा देवी कर्मचारी को खोजने के लिए गए थे। सीमा देवी कहाँ है पता नहीं है। मैंने अपना पर्ची खोजा ज़मीन का, नहीं मिला, लौट के आ रहे हैं। तो मैंने न्यूज़ पर सुना था कि घर घर पर्ची मिलेगा। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में वोट देने वाले को पर्ची घर घर जाके बंटता है, लेकिन आज जो है यह कार्य नहीं हो रहा है। बड़ी दुख की बात है। जी बिल्कुल। भारत, दूसरा सवाल, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। बगल में हमारा जहानाबाद क्षेत्र है, मखदुमपुर क्षेत्र है। मखदुमपुर क्षेत्र में गांव गांव नहर बन गया फल्गु का। आज हमारे बेलागंज क्षेत्र में सुरेंद्र यादव 35 साल शासन किए, लेकिन 35 साल शासन में जो है कुछ भी नहीं किए। आज हमारा बेला पैन जो है यदि सफाई हो जाए तो हम लोग बेलागंज का पूरा उद्धार हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी कृष्णदेव जी, मैं चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब जो है वो सबसे पहले आप दें, क्योंकि उन्होंने जो है वो 2 बातें कही हैं कि इलेक्शंस जब आते हैं तो पर्ची जो है वो घर घर तक पहुंचाई जाती है, बाकी समय में जो है वो कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और दूसरा, उन्होंने पैन की सफाई की बात की है और उन्होंने आपकी पार्टी के कार्यकाल पे भी सवाल उठाए हैं। इस प्रश्न के जवाब में मैं कहता हूं कि जो ये राजस्व कुछ बोला जाए, राजस्व माने अभियान, तो इस अभियान के तहत सारी सरकार तो इनकी है, लेकिन मैं बता देता हूं कि कुछ तो हड़ताल पर हैं, बाकी अमीन तमीन हड़ताल पर है। एक कर्मचारी है तो कर्मचारी कहाँ जा करके देगा, एक जगह रख करके अपना कार्य को तीसरी समझ लिया है। सरकार इनकी है, व्यवस्था इनकी देखना है, आइए हम पर बिग रहे हैं, बाबा नहीं जान रहे हैं। ये उनका कहना भी सच है कि एक जगह रख करके और
या मुखिया को दे करके या सरपंच को दे करके अपना कार्य को इतिश्री समझ ले रहा है, घर घर नहीं पहुंचाया जा रहा है। जी ये तो यही आपने सवाल किया है, दादा, जवाब देने का पूरा मौका दीजिए। आपने सवाल यही किया है, बात आप तो मैं बैठिए। कह रहा हूँ कि सरकार इनकी है, आगे आधा अधूरा काम क्यों करते हैं, पूरा काम कीजिए। अगर सहयोग की जरूरत है तो हम भी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। महेश जी, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब आप दें। महेश जी, मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब आप दें। जब राजस्व महाअभियान की घोषणा बिहार सरकार के मंत्री माननीय संजय सरावगी के द्वारा किया गया था, तो निश्चित रूप से यह अभियान घर घर तक जाएगा, ये बिहार सरकार ने घोषणा किया है। लेकिन उसके ठीक 4 दिन के बाद पूरे बिहार में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, बाबू लोग हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन सरकार ने यह भी घोषणा कर पढ़े होंगे तो कि स्थानीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे कर्मचारी से सहयोग लेकर के और सहयोग दे करके, अगर एकत्रीकरण से पर्चा बढ़ता है, जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जिनके घर में महिलाओं के नाम से है, उनके घर में पहुंचाने का काम वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया सब लोगों का दायित्व है कि वो लोग मिलजुल करके राजस्व महाअभियान को सफल बनाएं। कर्मचारी जैसे ही हड़ताल से हटेंगे, घर घर इस महाअभियान को बिहार सरकार सफल करेगी। बिल्कुल। नूनू जी, इस सवाल पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना इसलिए है कि या तो सरकार के आदेश था कि घर घर पर्चा पहुँचाना, हमारा महेश बाबू ने ही ठीक कहा, किंडो जी ने भी ठीक कहा कि वह कुछ हड़ताल में है। ये भी महेश जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग मांगा गया है, बिल्कुल ठीक है। बाकी बेलागंज प्रखंड की मैं बात करता हूँ, बेलागंज के अंचलाधिकारी यह बता दे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुखिया के अलावे उनके वार्ड सदस्य हैं। क्या वार्ड सदस्य का भी उत्तरदायित्व है कि अपने वार्ड में पर्चा भी बांट सकता था? आज पंडित जी को कहने का मौका नहीं मिला। आया दुरुस्त है कि बेलागंज प्रखंड के 19 ग्राम पंचायत का प्रखंड है, कहीं भी पर्चा वार्ड के द्वारा, अंचल के द्वारा घर घर नहीं पहुंचाया जा। यह सरकार भाषण और राशन और पेपर पर चलता है, यह सरकार जमीन पर नहीं चलता है। जी बिल्कुल। प्रशांत, मैं चाहूंगी कि आप अगला सवाल लें। रिपुसुदन शर्मा हम बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि सब बात बोली, लेकिन बेलागंज में स्वच्छता पर बहुत बड़ा ध्यान देना की जरूरत है। अभी आपके चलिए हमारे साथ दैनिक प्रभात खबर के टीम दिखा देते हैं। एक पुराना कन्हौज है बेलागंज बाजार के बीचे में, और उस कन्हौज में इतना बड़ा गंदगी का अमार है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझसे कहना है 20 सूत्री अध्यक्ष जी से कि माननीय विधायिका जी से उस कचरा को साफ करा करके और दुकान बना करके शिफ्ट करा दीजिए सब्जी वाले और फल वालों को, तो बेला की जनता को बहुत स्वच्छता से निजात मिलेगा। जी बिल्कुल। अजय जी, इस बात पे मेरा भी एक सवाल है कि अभी जब हम चौराहों, ठीक है आपने सवाल किया, अभी ने जवाब देने का मौका दीजिए। ठीक है आप बैठ जाइए। संजय जी, इस पे मेरा भी एक जो है वो सवाल रहेगा, क्योंकि जब अभी हम चौराहे पे चर्चा करने के लिए चारों ओर घूम रहे थे तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि नाली खुली हुई है और जगह जगह पे जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो स्वच्छता के हिसाब से जो है वो बेलागंज में क्या कुछ काम किए गए हैं? स्वच्छता पर जो है हमारे पंचायत स्तर पे काम चलती है और स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है। और जहाँ तक हम लोग को लिखित वे में कोई आदेश उस तरह से आवेदन नहीं मिलता है तो हम लोग उस पर क्या कार्रवाई करें। 20 सूत्री के माध्यम से हम उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि नेक्स्ट बैठक में उसको हम पारित करके डाकबंगा थी कन्हौज के बारे में जो बोल रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसको साफ करवाने का प्रयास करेंगे और उसमें काम करवाएंगे। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला और आखिरी सवाल, क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है। हमारा राजद और कांग्रेस से सवाल है। नूनू बाबू बता देंगे कि कांग्रेस से कौन पद से हैं? सवाल क्या? नहीं, सवाल करने में मजा आएगा। नहीं आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, वो अपनी पार्टी मैं बिहार प्रदेश कमेटी के वर्किंग कमेटी के सदस्य हूँ। बेलागंज प्रखंड के 20 साल तक भूतपूर्व अध्यक्ष था। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष था और आगे कांग्रेस में रहेंगे।
अब बहुत मजा आएगा आपसे सवाल पूछे में। ये बोले कि सरकार आपकी है, चुप रहे जरा सा। आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। अरे इसने, अरे राजद अध्यक्ष साहब ने कहे कि हमारे पास सरकार नहीं है, क्या सुरेंद्र यादव को फंड नहीं आता था? इसको हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है, अब आप बैठ जाइए, अब जनप्रतिनिधि जो है वो जवाब देंगे। इसका सवाल नूनू जी सबसे पहले बैठ के पास फंड आता था, जवाब दीजिए। नूनू जी बैठ के जवाब दीजिए ताकि कैमरे में आप आ सके। बैठ के जवाब दीजिए। कृष्ण यादव जी, इस सवाल का जवाब जो है मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने विधायक के फंड पे जो है वो सवाल उठाए हैं कि आपने कहा कि सरकार दूसरी है, इस वजह से आप अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने पहले के कार्यकाल पे जो है वो सवाल खड़े किए हैं। विधायक मत का फंड आता था कि नहीं, तो विधायक फंड का तो आबे करता है, इसमें कहाँ दो मत है कि नहीं आता था। इनका कौन काम ना हुआ, ये काम ना बताएंगे, फंड तो आबे करता था। मनारसा एसटी 35 साल सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने 34 साल विधायक रहे। मनारसा एसटी जो है बेलहरिया पंचायत में गांव है, नूनू बाबू के पंचायत में गांव है, गांव आज भी आजाद है। हाँ या ना में जवाब। मनारसा में रेवन्यू पैन है ही नहीं। अरे पैन नहीं, उसका रास्ता कैसे निकलेगा? आजाद गांव है या नहीं? बिल्कुल है उसका, आजाद है, आज भी गुलामी में है। तो अभी वर्तमान विधायक भी इतना दिन, अगर सुरेंद्र यादव नहीं कर सके नूनू जी तो 4 महीना में नूनू जी बैठ के जवाब दीजिए। भी काम करा सकते थे। आप बैठ के जवाब दीजिए। वो अभी काम करा सकते थे। जी बिल्कुल। प्रशांत, अगला सवाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उन जी बिल्कुल महेश जी बताइए। कन्हौद के बारे में भी प्रश्न उठा था कि कन्हौद में गंदगी, रिपुसुदन जी का कहना सही है, लेकिन वर्ष 2019 में आयुक्त मगध प्रमंडल जितेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा कन्हौद की सफाई और कन्हौद में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत बाजार वासियों को पता भी है कि आदेश है गया। बेलागंज डाक बंगला का भी जीर्णोद्धार और भवन निर्माण, जिसके तहत ये मार्केट बन रहा है डाक बंगला में, कन्हौद का भी निर्माण होना है, लेकिन उसमें तत्कालीन जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पदाधिकारी के द्वारा अवरोध पैदा किया गया कि वह जमीन जिला परिषद की है कि पंचायत की है। परिणाम है कि वह मामला न्यायालय में चला गया है। जैसे ही न्यायालय से मामला निष्पादन होगा, वहां पर भव्य मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी यहाँ जनता बैठी हुई है, जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, उन सभी ने जनता के सभी सवालों का बहुत सही तरीके से जवाब दिया। एक सवाल हमारे प्रभात खबर की तरफ से आप सभी से है। आप सभी को 1 मिनट का समय दूंगी और उसमें मैं जानना चाहूंगी कि 5 ऐसे काम आप गिनवाएं जो 2025 में जब जनता आपको मौका देगी तो आप उनके हित के लिए करेंगे। और ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कृष्णदेव जी सबसे पहले आप दें। हम चाहते हैं कि बीथो बियर बांध का निर्माण हो, दूसरा कि डाक बंगला का जीर्णोद्धार हो, और क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग बगल में मेन है, बगल में बनाबर है, यहाँ हमारे सोनपुर है, तो डाक बंगला तो निहायत ज़रूरी है कि उसका ये हो। और बियर बांध का तो कहिए दिया, एक रेफरल अस्पताल का यहाँ निर्माण हो, इसकी मैं मांग करता हूँ। 2 और काम गिनवाइए, आपने 3 काम गिनवाए हैं। 3 काम, 2 काम और कहते हैं। या हम लोग चाहते हैं कि जो मोरहर नदी है, हम लोग बेल्हाड़ी पंचायत के से बिलोंग करते हैं, बेल्हाड़ी पंचायत का माने सिंचाई का साधन मोरहर नदी से ही संभव है, तो हम पंचानपुर में बियर बांध की मांग करता हूं। जी बिल्कुल। महेश जी, मैं चाहूंगी कि आप 5 काम गिनवाएं कि आपकी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो कौन से 5 काम रहेगा जो आप जनता के हित में करेंगे। पहला काम बिथो बियर बांध का निर्माण और उससे निकलने वाले सभी आहार पैनों का जीर्णोद्धार और आहार का अतिक्रमण मुक्त करना। दूसरा काम बेलागंज में आम ग्रामीणों के लिए डिलक्स शौचालय का निर्माण। तीसरा डाक बंगला का और जो
अभी कन्हौद का बात हुआ है, उसका जीर्णोद्धार और मार्केट कॉम्प्लेक्स बने, इसका प्रयास। चौथा, बिहार बेलागंज में जितने भी रोड हैं जो 35 साल 50 साल में नहीं बने, उस सभी रोडों का निर्माण और युवा किसान महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इस संबंध में जो भी प्रयास होगा हमारी सरकार के द्वारा बेलागंज के धरती पर जनप्रतिनिधि माध्यम आम जनता के सहयोग से उतारा जाएगा। जी बिल्कुल। सौरभ जी, मैं चाहूंगी कि आप कोई 5 ऐसे काम गिनवाएं जो जनता के हित में अगर आपकी पार्टी को मौका मिले तो आप करेंगे। हमारे एनडीए पार्टी का अगर मौका मिलती है और माननीय विधायक जी को फिर से इस बार मौका मिलती है, आम ग्राम जनता जो चुनते हैं, तो सबसे पहले हम जो ब्लॉक स्तर पे जो भ्रष्टाचारी बढ़ गया, ये नया नहीं, अचानक नहीं बढ़ गया है पिछला 5 महीना में, ये पिछला विगत 35 वर्षों के कारण ही हुआ है, तो ख़त्म करवाने की कोशिश करवाएंगे। दूसरा, सारा प्रशासन को सख्ती से पेश करवाने के और सारे बेलागंज के जितने भी रोड नली गली के उसको सुधरवाने की कोशिश किया जाएगा। शिक्षा का डेवलपमेंट किया जाएगा, जन जन जाके प्रचार करने की कोशिश किया जाए और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष ध्यान देकर एक विशेष हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाने की कोशिश किया जाएगा। जी बिल्कुल। नूनी जी, अगर आपकी पार्टी को जनता मौका देती है तो 5 काम कौन से होंगे जो आप जनता के हित में करना चाहेंगे? हम सबसे पहले बेलागंज के डाक बंगला का जीर्णोद्धार करेंगे, जो आज यहाँ के VIP, यहाँ के आगंतुक सज्जन वृंद को बैठने का जगह नहीं। दूसरा बात, बिट्टो बियरबान जो 20 साल से चल रहा है, ये सरकार न पार्लियामेंट में उठा सका न विधानसभा में उठा सका, लंबी लंबी सांस फैल के लोग कह रहे हैं, अगर उठाया है तो जवाब, मैं साल भर के अंदर बिट्टो बांध का निर्माण करवा के रहूंगा, और नहीं तो बेला के धरती पर रहेंगे नहीं। हमारी सरकार आई तो यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल बड़े बड़े बिहार में खुल रहे हैं, बेलागंज में जमीन उपलब्ध है, एक रेफरल हॉस्पिटल की आवश्यकता है। हमारी सरकार आई तो सरकार बनने में 6 महीना के अंदर मैं रेफरल हॉस्पिटल अवश्य बनवा कर रहूंगा। 55 साल में मैं हॉस्पिटल बनाया था, आज लंबी बिहार में आप बना रहे हैं। सवाल जवाब का दौर अभी कौन साल की बात कर रहे हैं? हाँ, आप अपने काम गिनवाइए। एक बेलहाड़ी में अपर जमुना नहर है, नदी के ही पटी कोई सिंचाई की साधन नहीं है। बिहार में सभी अपर नहरों का पक्कीकरण हो गया है, अपर जमुना नहर ही एक बाकी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं हमारी सरकार आई तो 4 महीना के अंदर टेंडर करवा के अगला कार्य पूरा करूंगा। जी बिल्कुल। और हमारे भाई जी ने कहा मोरहर नदी बांध, मैं उसका भी निर्माण अवश्य करूंगा। तीसरा, हमारे बंधु लोग 20 आदमी की देहांत हुई है बेलागंज में, निमचक, जो मैं हमारी सरकार रहती तो मैं 4 महीना के अंदर ओवर ब्रिज बना देता, यहाँ पर बनने की आवश्यकता है। बाकी अभी तक सरकार झूठा आश्वासन दे रहा है कि पराकलन, इनका पराकलन जी। बाकी के 2 काम और बाकी के 2 और काम आपने 3 काम गिनवा दिए, 2 और काम। 2 काम और हमारी सरकार आई तो बेलागंज के जितने भी क्षेत्रीय रोड है उसका मैं निर्माण अवश्य कर दूंगा। आज हमारे अध्यक्ष जी ने कहा बेलागंज में 6 स्वास्थ्य केंद्र है, एक को का टेंडर नहीं हुआ है, सब सेंटर का हुआ है। हमारी सरकार आई तो बेलहाड़ी 6 बेड का हॉस्पिटल, पायरिया 6 बेड का हॉस्पिटल, मैं सबका बिल्डिंग अब तक बनवा देता, और आगे हमारी सरकार आई तो बनवा देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल जवाब का दौर खत्म हो गया है। संजय जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं, क्योंकि अभी भी जो है वो जनता ने आप पे भरोसा जताया है, और अगर आगे भी आप पे जनता भरोसा जताती है तो कौन से वो 5 काम होंगे जो आप जनता के हित में करेंगे? सबसे पहले मैं बेलागंज की महिलाओं का सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी प्रशासनिक स्तर से उसका सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा काम, किसी भी क्षेत्र में दंगा नहीं होने के लिए जो कदम को उठाना पड़ेगा उसको हम करेंगे और उसको रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। तीसरा, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र का रोड है
वो सारा रोड पे हमारा काम हो भी रहा है। जो बचा खुचा रोड है उसको अगले बार मौका अगर दिया जाता है तो उसको हम संपन्न करवा लेंगे। चौथा काम, अभी तत्काल जो बेला पैन का पोखर का जो 35 साल से उसका पानी का निकासी नहीं हो रहा था, उस कार्य को हमारे माननीय विधायक जी द्वारा अपना निजी मद से, अपना निजी पैसा लगाकर उसके में ढोंगा दे करके तत्काल पानी पास करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारी सरकार बनी तो परमानेंट व्यवस्था उसका जो है पुल बना करके उसका हम निकासी करवा देंगे। जो पूरे बेलागंज वासियों का जो 35 साल से पानी जो एक ही जगह जमका हुआ है, जिससे स्वास्थ्य चापाकल का पानी दूषित हो गया है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम बनवाने का काम करेंगे। चौथा हो गया। पांचवा और पांचवा बाईपास का जो काम है उस पे भी हम लोग लगे हुए हैं और नीमचक चंदौती बाईपास हम लोग बाईपास बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने अपने 5 काम को गिनवाया। कई बार ऐसा होता है कि जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो लोग मतदान को लेकर के उतने जागरूक नहीं होते हैं, जिस वजह से वो मतदान के समय में बाहर चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी जनता यहाँ बैठी हुई और जितने भी मंच पे हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए वो सभी खड़े हो जाएंगे और अपने दाहिने हाथ को आगे करेंगे। आप सभी और आप जितनी जनता बैठी हुई है वो सभी भी ऐसे अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे कीजिए और मैं जो दोहरा रही हूँ वो आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। जी बिल्कुल। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं मतदान अवश्य करूँगी, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। आप सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी मंच पे बैठे हुए प्रतिनिधि उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी हमारा प्रोग्राम था वो आप कल सुबह प्रभात खबर पेपर में भी देख सकते हैं और इसके अलावा प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के इस पूरे प्रोग्राम का प्रसारण देख सकते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत प्रभातखबर.com